नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल TWR पाठशाला पे स्वागत है। साथियों, कल हमने यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा कंप्यूटर के पूछे हुए 20 प्रश्नों को पढ़े थे। आज हम उन्हीं प्रश्नों से संबंधित आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। तो आज पहले क्लास का पहला प्रश्न अभिकथन और कारण से संबंधित है, जिसमें अभिकथन ये है, जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल यह मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है। अभिकथन है जिसका कारण दिया हुआ है, जीरो ट्रस्ट मॉडल को सभी उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के स्थान की परवाह किए बिना उनके निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है। जीरो ट्रस्ट मॉडल और ये अभिकथन और कारण आर, ये दोनों ही कथन सत्य हैं। कथन अभिकथन का कारण आर उसका व्याख्या करता है। इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए। एक्सप्लेनेशन, जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल कभी भरोसा न करे, हमेशा सत्यापित करे के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय नहीं है। इसके अनुसार सभी उपयोगकर्ताओं और उपकरणों को निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, IPv4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है? विकल्प ए है, डेटा पैकेट को एन्क्रिप्ट करके नेटवर्क सुरक्षा में सुधार करना। विकल्प बी है, उपकरणों को गतिशील रूप से आईपी एड्रेस निर्देशित करना। विकल्प सी है, कई उपकरणों को एक ही सार्वजनिक आईपी साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक आईपी एड्रेस संरक्षित करना। विकल्प डी है, नेटवर्क के बीच तेज रूटिंग की सुविधा प्रदान करना। विकल्प ई है, इनमें से कोई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, कई उपकरणों को एक ही सार्वजनिक आईपी साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक आईपी एड्रेस संरक्षित करना। IPv4 में पब्लिक आईपी एड्रेस की संख्या सीमित होती है, इसलिए IPv6 इसका नेक्स्ट वर्जन आया हुआ है। NAT एक ऐसी तकनीक है जो कई प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ने की अनुमति देती है। यह पब्लिक आईपी एड्रेस की कमी को दूर करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, HTTP 404 एरर शब्द क्या दर्शाता है? विकल्प ए है, सर्वर ओवरलोडेड है और अनुरोध को संसाधित नहीं कर सकता। विकल्प बी है, वेब पेज अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। विकल्प सी है, सर्वर पर अनुरोधित संसाधन रिसोर्स नहीं मिल सका। विकल्प डी है, सर्वर से कनेक्शन सुरक्षित नहीं है। विकल्प ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, सर्वर पर अनुरोधित संसाधन रिसोर्स नहीं मिल सका। HTTP 404 एरर का अर्थ है कि अनुरोधित संसाधन सर्वर पर नहीं मिल सका। यह त्रुटि तब होती है जब ब्राउज़र जिस वेब पेज को खोज रहा होता है वह सर्वर पर उपलब्ध नहीं होता, तो ये मैसेज आता है। प्रश्न नंबर 4, वर्ल्ड वाइड वेब को जनता के लिए किस वर्ष पेश किया गया था? विकल्प ए है 1990, विकल्प बी है 1991, विकल्प सी है 1993, विकल्प डी है 1989, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, 1991। टीम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया और प्रस्तुत किया था, लेकिन इसे 1991 में आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था। कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का क्या कार्य है? विकल्प ए है, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करता है। विकल्प बी है, प्राप्त करने वाले नोड्स की संख्या बढ़ाता है।
विकल्प सी है एक आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करता है। विकल्प डी है अधिकतम बैंडविड्थ निर्धारित करता है। विकल्प बी ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, एक आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट में विभाजित करता है। एक्सप्लेनेशन। सबनेट मास्क एक 32 बिट संख्या है जिसका उपयोग आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। यह निर्धारित करता है कि कोई विशिष्ट आईपी एड्रेस किस नेटवर्क का है और उस नेटवर्क के भीतर होस्ट की पहचान करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, फायरवॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, फायरवॉल केवल आने वाले ट्रैफिक की निगरानी करता है। नहीं। फायरवॉल अनधिकृत पहुंच को रोक सकते हैं। विकल्प बी सही है। फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर हमलों को रोक सकते हैं। नहीं, सभी प्रकार के साइबर हमलों को नहीं रोक सकते हैं। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। यह विकल्प सही है। इसका सही विकल्प सी होगा। 2 और 4 विकल्प सही हैं। फायरवॉल आने वाले और बाहर जाने वाले दोनों ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करते हैं। वे अनधिकृत पहुंच को रोकते हैं और हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित हो सकते हैं। वे सभी प्रकार के साइबर हमलों को नहीं रोक सकते हैं। अतः कथन 2 और 4 सत्य है। डीएनएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए है डीएनएस उपयोगकर्ताओं के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है। विकल्प बी है डीएनएस स्थानीय नेटवर्क होस्ट नामों की रिजॉल्व नहीं कर सकता। विकल्प सी है डीएनएस विशेष रूप से IPv6 पर चलता है। विकल्प डी है डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नाम से अनुवादित करता है। विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नाम से अनुवादित करता है। डीएनएस का मुख्य कार्य आईपी एड्रेस को मानव पटनी डोमेन नाम जैसे www.example.com में अनुवाद करना है ताकि उपयोगकर्ता आसानी से वेबसाइट को याद रख सके और उन तक पहुंच सके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेटवर्क उपकरणों को उनके उद्देश्य के साथ मिलान करें। विकल्प ए राउटर। राउटर नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करता है जो नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। इसका सही चौथा मिलान होगा। स्विच उपकरणों को जोड़ता है। 2 सही है इसका। मॉडेम डिजिटल सिग्नल को परिवर्तित करता है। एक्सेस पॉइंट वाईफाई कवरेज को बढ़ाता है। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की क्षमता को टेलीफोन प्रणाली के वैश्विक पहुंच के साथ जोड़ने की अनुमति देता है? विकल्प ए है स्विच, विकल्प बी है हब, विकल्प सी है मॉडेम, विकल्प डी है राउटर, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा मॉडेम। मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। यह एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से आपको कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है जिससे वैश्विक संचार संभव हो सके। प्रश्न नंबर 10, कौन आपको अपने पीसी से आईएसपी तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से जुड़ने की अनुमति देता है? विकल्प ए है वाईफाई, विकल्प बी है इंटरनेट, विकल्प सी है चैट, विकल्प डी है हब, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा वाईफाई। वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है जो आपको भौतिक तारों का उपयोग किए बिना इंटरनेट से जुड़ने की अनुमति देता है। यह आपको आईएसपी इंटरनेट सर्विस
प्रोवाइडर नेटवर्क से जोड़ने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ब्लूटूथ भी हमारा रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। प्रश्न नंबर 11, सिंप्लेक्स चैनल। सिंप्लेक्स चैनल केवल एक ही दिशा में सिग्नल भेजता है। हाफ डुप्लेक्स चैनल दोनों दिशाओं में सिग्नल भेज सकता है, लेकिन एक समय में एक ही विकल्प। फुल डुप्लेक्स दोनों दिशाओं में सिग्नल भेज सकता है। पॉइंट टू पॉइंट चैनल दो उपकरणों के बीच सीधा कनेक्शन और फाइबर ऑप्टिक्स। मल्टी पॉइंट चैनल कई उपकरणों द्वारा उपयोग किया जाता है, वायरलेस नेटवर्क में आम है ये। इसका सही विकल्प होगा ए का ई और बी का सी। ए का ई, बी का सी और 3 का ए, 3 का बी, यानी इसका सही विकल्प ई सी बी, 4 का ए, सी सही है। सिंप्लेक्स चैनल केवल एक ही दिशा में सिग्नल भेजता है। हाफ डुप्लेक्स चैनल एक समय में एक ही दिशा में सिग्नल भेजता है, जैसे वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स चैनल एक साथ दोनों दिशाओं में सिग्नल भेजता है। पॉइंट टू पॉइंट चैनल दो उपकरणों के बीच सीधा कनेक्शन, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। मल्टी पॉइंट चैनल कई उपकरणों द्वारा उपयोग किया जाता है, वायरलेस नेटवर्क में आम है ये। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक वस्तु है जो इथरनेट या किसी तार पर प्रकट होती है? विकल्प ए है इंटरनेट, विकल्प बी पैकेट, विकल्प सी डेटाग्राम, विकल्प डी डेटाबेस, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प बी। एक पैकेट डेटा की भौतिक रूप में से मौजूद इकाई है जो इथरनेट या किसी अन्य नेटवर्क पर प्रसारित होती है, और यह डेटा का एक छोटा टुकड़ा है जिसे नेटवर्क पर भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डोमेन नेम सेमी सिस्टम, डोमेन नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, डोमेन नॉर्मल सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है डोमेन नेम सिस्टम, विकल्प डी सही है। जब आप किसी ब्राउजर में किसी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते हैं तो डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम उस डोमेन नाम को उसके संगत आईपी एड्रेस से अनुवादित करता है ताकि आपका डिवाइस वेबसाइट से जुड़ सके। प्रश्न नंबर 14, कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच रियल टाइम संचार निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प ए हब, विकल्प बी गेटवे, विकल्प सी इंटरनेट, विकल्प डी चैट, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर डी चैट। कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय के संचार को इंस्टेंट मैसेजिंग या लाइव चैट कहा जाता है। इसमें दोनों उपयोगकर्ताओं एक ही समय में संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। इसके उदाहरण में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर आदि शामिल हैं। प्रश्न नंबर 15, डेटा ट्रांसमिशन के लिए OSI मॉडल लेयर्स परतों का सही क्रम ऊपर से नीचे क्या है? विकल्प ए नेटवर्क लेयर, विकल्प बी फिजिकल लेयर, विकल्प सी है ट्रांसपोर्ट लेवल, विकल्प डी है एप्लीकेशन लेयर। तो पहले एप्लीकेशन लेयर होता है, विकल्प सी 4 आएगा पहले, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, ठीक है 3 सही है विकल्प, फिर नेटवर्क लेयर आ जाएगा एक, फिर फिजिकल लेयर सबसे दूसरा, विकल्प डी सही है। OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर जो होती है सबसे ऊपरी परत होती है, इसके नीचे प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद सेगमेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, उसके बाद डाटा लिंक लेयर, उसके बाद फिजिकल लेयर होती है। OSI मॉडल ISO द्वारा विकसित एक संदर्भ मॉडल है।
यह नेटवर्किंग में डेटा संचार को 7 अलग-अलग परतों में विभाजित करता है। दिए गए विकल्पों में से इन परतों का सही क्रम ऊपर से नीचे की ओर है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर। अतः विकल्प 4, 3, 2 सही है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल डिवाइस से संगत टीवी या मॉनिटर पर निर्बाध स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाता है? विकल्प ए है ब्लूटूथ, विकल्प बी HDMI, CEC, विकल्प सी है वाईफाई डायरेक्ट, विकल्प डी है मीराकास्ट, विकल्प ई है उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा मीराकास्ट। मीराकास्ट एक वायरलेस डिस्प्ले तकनीक है जो मोबाइल डिवाइस से टीवी या मॉनिटर पर स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाती है। मीराकास्ट 1080 पिक्सल HD वीडियो और 5.1 साउंड को सपोर्ट करता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन मिररिंग संभव हो पाती है। प्रश्न नंबर 17, TCP/IP मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए है एप्लीकेशन लेयर में HTTP और FTP जैसे प्रोटोकॉल शामिल है, विकल्प सही है। डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की पहली परत होती है, ये विकल्प नहीं सही नहीं है। डेटा लिंक जो होती है ये OSI मॉडल की दूसरी परत होती है, पहली परत फिजिकल लेयर होती है। विकल्प सी है नेटवर्क लेयर उपकरणों के बीच पैकेट ड्रॉप करने के लिए जिम्मेदार है। नेटवर्क लेयर जो होता है ये डाटा ट्रांसफर करने के लिए पैकेट के रूप में डाटा ट्रांसफर करता है। विकल्प डी है लेयर TCP उपयोग करके विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर सुनिश्चित कर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है ये रिलीजेबल डाटा को शेयरिंग करता है। डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की पहली परत नहीं है, ये दूसरी परत है। OSI मॉडल की पहली परत जो होती है फिजिकल लेयर होती है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित वेब तकनीकों को उनके विवरण के साथ मिलान करें। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL। तो HTML का उपयोग हम वेब पेजों पर सामग्री को संचित करता है के लिए यूज करते हैं। CSS का उपयोग हम केस कैसिंग स्टाइल से, इसका पूरा नाम होता है, इसका हम वेब पेजों को स्टाइल प्रदान करने के लिए यूज करते हैं, इसका विकल्प बी सही है। और जावास्क्रिप्ट हो जाए ये वेब पेजों में अंतर क्रियाशीलता जोड़ता है। SQL डाटाबेस का प्रबंधन करता है। डी का 4 और ए का 3, डी का 4, ए का 3 और बी का बी, विकल्प डी सही है। वेब HTML वेब पेजों पर सामग्री को संचरित करता है। CSS जो होता है वेब पेजों को स्टाइल और फॉर्मेट करता है। जावा स्क्रिप्ट वेब पेजों में इंटरैक्टिविटी संवादात्मकता जोड़ता है। SQL डेटाबेस का प्रबंधन करता है। OSI मॉडल में कौन सी लेयर परत विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूट करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है? विकल्प ए है ट्रांसपोर्ट लेयर, विकल्प बी है नेटवर्क लेयर, विकल्प सी है फिजिकल लेयर, विकल्प डी डेटा लिंक लेयर, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा नेटवर्क लेयर। प्रश्न नंबर 19, एक ही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कई उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा करने के तरीके के संदर्भ में TDMA और CDMA के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रमुख अंतर है? विकल्प ए है CDMA फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को चैनलों में विभाजित करता है, जबकि TDMA प्रत्येक उपयोगकर्ता को अलग अलग फ्रीक्वेंसी निर्देशित करता है। नहीं, ये फ्रीक्वेंसी ये गलत है। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का उपयोग करता है, जबकि CDMA ट्रांसमिशन के लिए समय विभाजन विधि का उपयोग करता है। यह भी विकल्प गलत है। TDMA फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को अलग फ्रीक्वेंसी में विभाजित करता है,
जबकि CDM में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करता है। यह भी विकल्प गलत है हमारा। TDM में जो होता है ये प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग-अलग टाइम स्लॉट का उपयोग करता है, जबकि CDM में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट कोड का उपयोग करता है। ये विकल्प डी हमारा सही है। TDM में समय विभाजन पर आधारित है, जहां प्रत्येक उपयोगकर्ता को संचार के लिए एक विशिष्ट टाइम स्लॉट दिया जाता है। CDM में सभी उपयोगकर्ता समान फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम साझा करते हैं, लेकिन प्रत्येक उपयोगकर्ता उनके सिग्नल को अलग करने के लिए एक विशिष्ट कोड सौंपा जाता है। प्रश्न नंबर 20, ADSL एंड यूजर से सेंट्रल साइट की ओर अपवर्ड ऊपर की ओर के तुलना में सेंट्रल साइट से एंड यूजर की ओर डाउनवर्ड नीचे की दिशा में डेटा दरें प्रदान करता है। विकल्प ए है ज्यादा उच्च, विकल्प बी है निम्न कम, विकल्प सी है इक्वल, विकल्प डी है उच्च या निम्न प्रदाता डेटा ट्रांसमिशन वैल्यू को आधार पर। इसका सही विकल्प हो विकल्प नंबर ए। विकल्प ए इसका सही है। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक प्रकार की DSL तकनीक है जो पारंपरिक वायस मॉडेम की तुलना में तांबे की टेलीफोन लाइनों पर तेज डेटा ट्रांसमिशन संभव करता है। ASDCL जो में डाउनलोड गति आमतौर पर अपलोड गति की काफी अधिक होती है। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। यदि आपको मटेरियल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।